गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लाइव स्टॉक बिल। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने जो है क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद जो ड्राफ्ट लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स बिल है उसको वापस कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है। तो एक्चुअली 1898 का एक एक्ट है, उसको जो है अमेंड करने के लिए बिल जो है वो लाया गया था। अब क्यों अमेंड कर किया जा रहा था इस एक्ट को? क्योंकि जो 1898 का एक्ट है वो सिर्फ इंपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक की जो है रेगुलेशन की बात करता था। लेकिन जो 2023 में बिल लाया जा रहा था, ये लाइव स्टॉक में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही जो है लाइव एनिमल्स के उसको रेगुलेट करने की गाइडलाइंस दे रहा है। अब इसमें एक्सपोर्ट ऑफ लाइव एनिमल्स अलाउ किया जा रहा है। एनिमल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही जो है स्कोप को वाइडन किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ पावर्स हैं जो रेगुलेट की जाती हैं इस एरिया में, उनको भी जो है वो छीनने की जिसमें है प्रोविजंस हैं, मतलब उसको जो है वो जो है सेंटर के पास वो पावर्स देने की जो है इसमें प्रोविजन थे। इस ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग ने बनाया था, और इस लॉ को जो कि अभी 125 साल पुराना है उसको इसलिए जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या प्री इंडिपेंडेंस सेंट्रल एक्ट है, और उस समय की जो सर्कमस्टांसिस थे वो उसके टाइम पर बनाया गया था। अब इस न्यू लॉ में जो बिल जो तैयार किया गया था, ड्राफ्ट बिल, इसमें जो है एक्सपोर्ट की भी जो है अरेंजमेंट को रेगुलेट करने का जो है कहा गया है, और डेफिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक को भी एक्सपेंड कर दिया गया है, और जो है लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंस जो है वो बताया गया है कि क्या होता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कुछ पावर को ले लिया गया है जो कि रेगुलेशन करती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। अब क्रिटिसिज्म यही था कि अगर आप लाइव एनिमल्स का एक्सपोर्ट अलाउ कर दोगे तो अब्यूज़ ऑफ मिलियंस ऑफ एनिमल्स होगा। ठीक है, इसके लिए ही जो है गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था उसके वजह से इस बिल को विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल इंडिया बिल 2000 डिजिटल इंडिया बिल। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल इंडिया बिल में कहा जा रहा है कि ऑनलाइन फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स को जो है रजिस्ट्रेशन करवानी होगी अब सेंटर से, ताकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो जनरेट की जा सके। तो डिजिटल इंडिया बिल एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिसमें कि आईटी एक्ट जो है उसको सबस्यूम कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो डिजिटल इंडिया बिल के अंदर ही डाल दिए जाएंगे, और ये जब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा डिजिटल इंडिया बिल। ठीक है, तो न्यू रियलिटीज़ को जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो 2000 जो आईटी एक्ट हमारा करंट है उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इंटरमीडियरीज़ की, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ की। उस टाइम पर सोशल मीडिया होता ही नहीं था। ठीक है, तो अब जो है इस बिल में ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को लाना इंपॉर्टेंट हो गया था। एक रेगुलेटर भी बनाया जा रहा है इंटरनेट के लिए, जैसे कि ट्राई काम करता है या से भी काम करता है, वैसे एक इंटरनेट के लिए भी एक रेगुलेटर बनाया जा रहा है। और आईटी मिनिस्ट्री के पास ये पावर होंगी कि वो डेलिबरेट मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो जो है उसके लिए ऑफेंसेस जो है वो मेंशन कर सकें बिल में। फिर सेफ हार्बर नॉर्म्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं, मतलब कि कोई अगर आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर्सन की जिम्मेदारी है जिसने उसको पोस्ट किया है। तो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं वो सेफ हार्बर प्रोविजंस का सहारा ले सकती हैं कि ये इस पर जो पोस्ट किया गया है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है वो कहाँ पर आता है इसमें? फैक्ट चेकिंग जो है आपको याद होगा कि पीआईबी फैक्ट चेकिंग की गवर्नमेंट ने पहले बात की थी। फिर जब क्रिटिसिज्म हुआ कि गवर्नमेंट जो है पीआईबी के थ्रू जो है अपने ही सिर्फ एक ही नरेटिव को जो है वो सही मानेगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पीआईबी का जो है रेफरेंस जो है उसको ड्रॉप कर दिया, और जो है मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस बनाने की बात हुई सोशल मीडिया कंपनीज द्वारा, जो कि नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स जो है वो बनाएगा। और इस अलायंस में जो है एक सर्टिफिकेशन बॉडी होगी जो कि बेसिकली देखेगा कि जो फैक्ट है वो सही है या नहीं है। लेकिन अब जो है सेंटर ने ये भी कहा है कि जो फैक्ट चेकर्स होंगे इसमें उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा सेंटर से, और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फेजेस में होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री के साथ ये भी बात कर रही है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जा सकती है फैक्ट चेकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का 127 रैंक आया है 147 कंट्रीज़ में हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो बेसिकली हमारा पिछले साल के मुताबिक 8 रैंक जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। कौन इसको रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कौन कौन से एरियाज़ जो हैं उसमें ये रैंकिंग की जाती है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
अगर हम इस साल का हाइलाइट्स देखें तो इंडिया का 127वां रैंक आया है। इंडिया ने जो है एजुकेशन के कंटेक्स्ट में जो है वो जेंडर पैरिटी जो है वो एक तरह से अचीव कर ली है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया ने सिर्फ 25.3% पैरिटी अचीव की है। आइसलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वल कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है, पिछले 14 साल से। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी ने जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जो है एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप जो है वो साइन की है, जिसमें होगा क्या कि विमेन को एम्पावर किया जाएगा कि वो वेल इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस जो है वो मेक कर सकें। कौन कौन से फील्ड में खासकर, जैसे केयर इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग एटसेट्रा। और 3 साल का प्रोजेक्ट होगा। 2025 के बियॉन्ड भी इसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सकेगा, डिपेंडिंग कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रह रही है। इनिशियली तो सिर्फ 8 सिटीज़ में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और यूएनडीपी जो है वो नेशनल लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट देगा इस प्रोग्राम को, और यूएनडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा कम्युनिटी बिजनेस मेंटर्स भी जो है डेवलप करने में, जिनको बिज सखीज कहा जाएगा। ठीक है, अब जो आपका ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, ये है क्या, एक फ्लैगशिप मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, और मोटिव तो इसका यही है कि अर्बन पुअर को अपलिफ्ट किया जाए और उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है वो सेंटर और स्टेट्स जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट की जाती है, और 75-25 की रेशियो होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और स्पेशली कैटेगरी स्टेट्स के लिए 90-10 की रेशियो रहती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंबुबाची मेला। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 टेम्पररी कैंप्स बनाए गए हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए। अंबुबाची मेला शुरू होने वाला है कामाख्या टेम्पल पर। तो अंबुबाची मेला एक एनुअल हिंदू फेयर है। कामाख्या टेम्पल असम में इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मानसून सीजन में मिडिल ऑफ द जून में खासकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ईयरली मेंस्ट्रुएशन कोर्स जो है गॉडेस माँ कामाख्या का, उसको सेलिब्रेशन होती है ये, और इसको तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी कहते हैं। कामाख्या टेम्पल नीलाचल हिल्स में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बैंक सदर्न बैंक पर, गुवाहाटी में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट शक्तिपीठ है ये इंडिया में, और नीलाचला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है इसको। अकेला ऐसा टेम्पल है असम में जो कि फुली डेवलप्ड, जिसका ग्राउंड प्लान है। इसमें 5 चैम्बर्स हैं। मेन टेम्पल जो है उसमें मॉडिफाइड सार्सनिक डोम है, और 2 रूफ डिज़ाइन है इस टेम्पल का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेकी रिवर, जो आपके इन्वायरमेंट के लिए, ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो फ्लड सिचुएशन है असम में वो वर्स होती जा रही है। लगभग 1.25 लाख के करीब लोग जो है 20 डिस्ट्रिक्ट्स में उससे अफेक्ट हुए हैं अभी तक। ये जो बेकी रिवर है वो, उसका जो पानी है वो डेंजर लेवल मार्क से ऊपर फ्लो हो रहा है। ये बेकी रिवर जो है वो भूटान में ओरिजिनेट होती है। इस रिवर को भूटान में कुरिसु रिवर कहा जाता है। स्टेट ऑफ असम से ये फ्लो होती है, और ये एंड में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। मानस नेशनल पार्क से जो है ये फ्लो होती है, और ये प्लेन्स ऑफ असम से भी फ्लो होती जाती है। ठीक है, तो बेकी रिवर जो है रिच इन बायोडाइवर्सिटी भी है। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रिप्टोफैन। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स ने अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस में ऑब्जर्व किया है या डिस्कवर किया है। तो ये अमीनो एसिड जो है वो नॉर्मल ग्रोथ इन्फेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी मेंटेनेंस ऑफ बॉडी प्रोटीन, मसल्स, एंजाइम्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली एसेंशियल अमीनो एसिड है। बॉडी हमारी जो है वो ट्रिप्टोफैन का यूज़ करते हुए ही मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जिससे कि हमारी स्लीप साइकिल जो है वो चलती है। मेलाटोनिन से, सेरोटोनिन से हमारा मूड, स्लीप, एपेटाइट सब कुछ जो है वो रेगुलेट होता है, वो इसी के थ्रू होता है। ठीक है, और इसको अल्टरनेट मेडिसिन में प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर सिंड्रोम के जो है ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कई तरह के फूड सोर्सेज होते हैं जिसमें कि ट्रिप्टोफैन आपको देखने को मिलेगा। चीज़, चिकन, एग वाइट्स, फिश, मिल्क एटसेट्रा। अब IC348 क्या है? ये 2 मिलियन ईयर ओल्ड ओपन स्टार क्लस्टर है। 15 लाइट ईयर्स अक्रॉस द अर्थ है ये, और 15 लाइट ईयर्स अक्रॉस पे ये नेबुला हमको सिचुएटेड देखने को मिलेगा, और ये लगभग 1028 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। नदन कॉन्स्टलेशन ऑफ परस्यूस में जो है ये लोकेटेड है, और ये अर्थ से हर सेकेंड 14 किलोमीटर दूर जाता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैनरी आइलैंड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली लगभग 30 माइग्रेंट्स जो है वो उनकी डेड बॉडी मिली है स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में के आसपास, क्योंकि वहाँ पर एक स्मॉल बोट जो है वो सैंक हो गई थी। कैनरी आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। 1300 किलोमीटर साउथ ऑफ मेनलैंड स्पेन में ये जो है आइलैंड सिचुएटेड है। 115 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मोरक्को,
और ये आइलैंड्स जो हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं, सब ट्रॉपिकल यहाँ का क्लाइमेट है, वॉल्केनिक सॉइल रिच हैं, वाइल्ड टेम्परेचर्स रहते हैं। आर्किपेलागो क्या होता है, बेसिकली चेन ऑफ आइलैंड जो कि क्लोजली होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं एक बॉडी ऑफ वाटर में, जैसे कि किसी सी में, ओशन में या लेक या रिवर में, ठीक है, जियोलॉजिकल प्रोसेस से बने होते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सारमाट मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट ने रिसेंटली बोला है कि रशिया का जो न्यू जनरेशन सारमाट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो अब बहुत जल्दी कॉम्बैट ड्यूटी में उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सारमाट मिसाइल जो है 10 या 10 से भी ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकता है, और इसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड ये प्रोपल्शन इसमें सिस्टम है, और कहा जाता है कि इसमें फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम भी लगा है, मतलब FOBS, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था ना यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में। तो FOBS में क्या होता है कि जो मिसाइल होता है उसको आप लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो जो है प्लेस करते हो। जब इसका टारगेट जब तक नहीं आएगा तब तक ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहता है, जैसे ही इसका टारगेट आता है तब ये उसको वहाँ पर ड्रॉप कर देता है, ताकि जो है एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से बचा जा सके, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is livestock bill. This topic is important for your governance section, and you know that central government has recently withdrawn the draft livestock and livestock products bill 2023, and it was supposed to replace the livestock importation act of 1898, and the 1898 act was only regulating the import of livestock, but this new bill was meant to replace it, and for that guidelines were framed for import and export of live animals. So it is different from the existing law in several aspects, like it also allows for export of live animals. It also widens the scope of animal import and export, and it also takes away certain powers of the state governments to regulate this area. So the draft of this bill was prepared by Department of Animal Husbandry and Dairying, and the need of this bill was that the present law was 125 years old and it was only catering to the import of livestock. Okay, so that's why in the new proposed draft, the regulation of livestock exports was also envisioned. So government had the power to make arrangements for promotion and development of exports, and the definition of livestock was also expanded to include feline and canines also. So it also differentiated between livestock and livestock products, and it also took away some powers of the state governments to regulate this field or this area. So that's what the criticism of the bill was, that it was allowing live export of animals from India, and it was giving a blanket free pass for the abuse of millions of animals which can be farmed for food and other uses. Okay, so the next topic is Digital India Bill. This topic is important for your governance section. Online fact-checking platforms would be required to obtain a registration from the center to seek greater accountability from them, and it has been made a new provision under the upcoming Digital India Bill. So Digital India Bill is a comprehensive legal framework for the online space, and it will also subsume the Information Technology Act of 2020, and alongside the Digital Personal Data Protection Bill, it will be complementing the entire online space. It will also be impacting the big tech companies. Okay, so what are certain key provisions of this Digital India Bill? Currently under IT Act 2000 there is no classification of intermediaries, because at that time when this bill was passed or that act was introduced, there was no concept of social media companies. Okay, but now we have social media intermediaries. So apart from that, intermediaries will be classified as social media platforms, e-commerce platforms, AI platforms, fact-checking platforms, etc. And there will also be a new regulator for internet, like we have this TRAI and SEBI for their respective fields. So IT Ministry can also classify deliberate misinformation, and there is also provision for safe harbor norms for the social media intermediaries, especially the social media companies. So penal provisions can also be introduced regarding misinformation and related to emerging technologies. Okay, so earlier proposal regarding the fact checking unit was that the government introduced PIB's fact checking team, but there was to weed out the fake news. But there was a criticism that government would of course classify anything as fake which is not in consonance with the, or which is not in which is not in line with government's opinion. So that's why the reference to PIB was dropped, and government was
given a proposal by social media companies that they want to establish a misinformation combat alliance, which will have a network of fact checkers. That's why the government has now said that these fact checkers will have to register themselves with the center, and this registration process could be carried out in phases. Apart from that, a self-regulatory organization for fact checking information can also be formed, and the government is having conversation with the industry regarding the same. So the next topic is Global Gender Gap Index 2023. This topic is important for your social issues and international relations. India has been ranked at 127 out of 146 countries in terms of gender parity, and this has been an improvement of 8 places from last year. So this index is released annually by World Economic Forum based upon 4 areas: economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. So India has attained parity in enrollment across all levels of education, but in terms of political empowerment, we have only registered 25.3% parity. Iceland is the most gender equal country in the world for the 14th consecutive year. Okay. So the next topic is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Livelihoods Mission. So recently, UNDP has entered into a collaborative partnership with NULM, and the aim is to empower women to make well-informed career choices, especially if they are choosing fields like care economy, digital economy, electric mobility, waste management, and food packaging. So the target is to offer national level capacity building support to the beneficiaries, and this will be a 3-year project which can also be extended beyond 2025, but initially only 8 cities will be covered. And UNDP will also contribute through the initiative by developing community business mentors, which will be called Biz Sakhis. So what is NULM? So this is a flagship mission of Union Ministry of Housing and Urban Affairs, and the aim is to uplift the urban poor by enhancing sustainable livelihood opportunities for them through skill development, and the funding would be shared between center and states in the ratio of 75-25. So the next topic is Ambubachi Mela. This topic is important for your art and culture section. So 3 temporary camps have been made with adequate security arrangements for the upcoming Ambubachi Mela at Kamakhya Temple, which is an annual Hindu fair held at the historic Kamakhya Temple, celebrated during the monsoon season around the middle of June. It is the celebration of yearly menstruation course of goddess Ma Kamakhya, and this Kamakhya temple is situated in Nilachal Hill, adjoining southern bank of Brahmaputra River in Guwahati, and it is one of the oldest 51 Shakti Peeths in India, and it is its architecture is called the Nilachal style of architecture. It is the only temple in Assam which is having a fully developed ground plan. It consists of 5 chambers. Its main temple contains a modified Sarsanic dome, and it also has a 2-roof design. So the next topic is Beki River. This topic is important for your geography and environment sections. So flood situation in Assam has recently worsened, and about 1.2 lakh people in 20 districts have been affected by this floods. And the water level in Beki River is flowing above the danger level mark. This Beki River originates in Bhutan, where it is called Kurisu River, and it flows through state of Assam and ultimately gets mixed with the Bay of Bengal. It flows through the Manas National Park also, and it flows through the plains of Assam for about 85 kilometers, and it is having a drain area of about 26,000 square kilometer. It is rich in biodiversity also. Okay, so the next topic is tryptophan. This topic is important for your science and tech section. Recently, researchers have discovered the amino acid tryptophan in interstellar space, which is an amino acid needed for normal growth in infants and for the production and maintenance of body's proteins, muscles, enzymes, and neurotransmitters. The body also uses tryptophan to make melatonin and serotonin, and tryptophan is also used in alternative medicine, especially in the treatment of premenstrual dysphoric disorder syndrome. So there are certain food sources which contain tryptophan like cheese, chicken, egg whites, etc. What is IC348? So IC348 is a 2 million year old open star cluster which is surrounded by a reflection nebula of about 15 light years across, and it is located 1028 light years away from Earth and in the northern constellation of Perseus, and it is receding from Earth at about 14 kilometers per second.
So the next topic is Canary Island. This topic is important for international relations. Recently, more than 30 migrants have been feared that after a small boat headed for Spain's Canary Island sank. So Canary Island is an archipelago located in Atlantic Ocean, which is about 1300 kilometers south of mainland Spain and 115 kilometers west of Morocco coast. These islands were formed by volcanic eruptions and they have a subtropical climate. It has rich volcanic soils and also mild temperatures. So, what is an archipelago? It is a group or chain of islands which are closely scattered in a body of water like sea, ocean, lake, or river, and they are typically formed through geological processes. So the next topic is Sarmat missile. This topic is important for your security section. Russian president has recently said that Russia's new generation of Sarmat intercontinental ballistic missiles, which is capable of carrying 10 or more nuclear warheads, would soon be deployed for combat duty. So of course, I said, that it is capable of carrying 10 or more nuclear warheads. It has a range of about 18,000 kilometers, and its propulsion is three-stage, and it is liquid fueled, and it is also capable of what we call the fractional orbital bombardment system, or the FOBS. Upon which a question was also asked in UPSC Prelims exam 2022. What is this FOBS? FOBS in the FOBS system, what you do is you launch the missile in the low Earth orbit or a fractional orbit so that it remains undetected by the air defense systems of the enemy country, and when the target is near the missile, then the orbit is the warhead is detached from the missile from the low Earth orbit, and it is targeted at the enemy territory. Okay, so as to avoid the air defense systems altogether. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.